नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने बयान दिया कि इस दौरान सीएम ने कहा कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और हमारी सरकार संकल्प पत्र के एक वादे को पूरा कर रही है। आपको बता दें कि युवाओं को नौकरी देने के साथ ही पेपर लीक माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की जा रही हैं। प्रदेश में पानी की आवश्यकताओं को देखते हुए हमारी सरकार ने ईआरसीपी यमुना जल समझौते को आगे बढ़ाया और नहरी क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया है। इसी तरह ब्राह्मणी नदी पर बांध निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का निर्णय किया गया है। हमारी सरकार ने 19 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत किया और 12 मार्च तक 15% कार्यों की स्वीकृति दे दी है। वहीं उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने यशस्वी कार्यकाल में विकास कार्यों की भूतपूर्व प्रगति, जन कल्याणकारी सेवाओं और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। साथ ही आगामी विकास योजनाओं और भविष्य के रोडमैप पर भी विस्तृत चर्चा की। बता दें कि जिसमें प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। उधर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी टोंक दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया है। सबसे पहले मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कृषि ऑडिटोरियम में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत एवं विश्व क्षय रोग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। यहां पर उन्होंने टीबी मुक्त भारत का संदेश दिया और इसके बाद टोंक राजकीय महाविद्यालय टोंक पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। यहां आयोजित विकसित भारत द्वारा और भारत युवा संसद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, जिला महामंत्री दीपक संगत मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश युवाओं का सबसे बड़ा विकसित देश है। हमारे देश में युवा देश की तरक्की में भागीदारी निभा रहे हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन पर उन्होंने समर्थन किया। राजस्थान की जनता को जो सबसे महत्वपूर्ण जीने के लिए उस जल दिवस की सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर विकसित भारत, विकसित राजस्थान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से युवा संसद का जो आयोजन किया गया, युवाओं से जो संवाद हुआ, आने वाले समय में जिस तरह से हमारा देश युवाओं का देश है, किस तरह से हमारा देश के अंदर क्या आवश्यकता है, किस तरह से विकसित हो, युवाओं की क्या राय है, देश का युवा क्या चाहता है, ये सारी जानने के लिए आज इस युवा संसद का इस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आज इसका आयोजन किया। इसमें टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के लगभग 150 से ज्यादा विद्यार्थियों का आज यहाँ पे आए हैं। इनके अंदर संवाद करेंगे हमारे प्रिंसिपल वगैरह सारे। इसके बाद इनके बच्चों की जो भी यहाँ पे जो टीम है इसमें छटनी करेगी। फिर राजस्थान विधानसभा के अंदर वहां संवाद होगा, वहां से बच्चों की छटनी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों से संवाद करेंगे कि हमारा युवा क्या चाहता है। ये सारा कार्यक्रम हुआ। इसके साथ साथ आज जब वहां पे टीबी निवारण जो आखिरी छोर पे राजस्थान ने पूरे भारत के अंदर ये जो दिवस मनाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे, क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो आगे काम कर नहीं सकता, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, देश को मजबूत नहीं कर सकता। तो उसी का भी एक अभियान था। दोनों कार्यक्रम के तहत आज मेरे को टोंक में आने का मौका मिला। मेरे साथ में मेरे पूर्व विधानसभा के साथ अजीत जी मेहता, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी, सभी साथ थे। और जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं सभी युवाओं को कि हम सब मिलके वन नेशन वन इलेक्शन से लेके जो भी मुद्दे हैं उसके अंदर हमारे डिस्कशन करें कि और भी कोई चीज हो, क्योंकि आने वाले इन 10 सालों के अंदर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व के अंदर जहां हमारा 11वें स्थान पे चला गया था, आज हम 5वीं ताकत बनकर हुए और आगे तेजी के साथ हमारा देश आगे कैसे विकसित हो, इस पर अपनी राय दी। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में सेक्टर रोड और मिसिंग लिंक रोड को बनाने में आ रही बाधाओं को निस्तारण संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जयपुर विकास आयुक्त ने बताया कि जेडीए की ओर से सेक्टर रोड और मिसिंग लिंक रोड को पूर्ण करने के लिए सेक्टर रोड लिंक रोड को बनाने में आ रही समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करते हुए निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जयपुर के यातायात के सुगम संचालन के व्यापक रोड नेटवर्क विकसित करना जयपुर विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता रही है, परंतु विभिन्न सेक्टर रोड, मिसिंग लिंक रोड का कार्य भूमि समर्पण या फिर
अवाप्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के विवादों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, जिनके समाधान के लिए जोन स्तर में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो है जेडीसी की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें मिसिंग लिंक रोड हैं और लिंक रोड हैं, उनको लेकर जो है यहाँ रोड मैप तैयार करते हुए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जहां पर भी खामियां पाई गई हैं उसको लेकर जो है कहीं न कहीं यहाँ जोर दिया गया और साथ ही साथ यहाँ पर उन्हें उससे संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मिसिंग लिंक और जो है लिंक रोड को लेकर जो है ये कार्य जल्द पूरा होने को लेकर जो है पूर्ण करने को लेकर आश्वासन दिया गया है कि किस तरीके से जो है इसका रोड मैप तैयार हुआ है और उसको लेकर जो है अमलीजामा इसको पूर्णतः पहनाने के लिए दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ये कार्य जो है जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रदेश की विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम कौशल योजना के माध्यम से प्रदेश में तेजी से विकेंद्रित और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो रहे हैं और बीते करीब 1 साल में इस क्षेत्र में राजस्थान ने जो प्रगति हासिल की है वो देश के ऊर्जा परिदृश्य में आ रहे बदलाव का उल्लेखनीय उदाहरण है। प्रदेश में बिजली वितरण के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और डिजिटलाइजेशन को लेकर आयोजित इस कार्यशाला में आलोक ने कहा कि आने वाले 2 साल में जो है प्रदेश की सभी 33/11 केवी सब स्टेशन से जुड़े क्षेत्र में पीएम कुसुम योजना के जरिए जो है विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की दिशा में डिस्कॉम्स के अधिकारियों की कार्यशाला आयोजन हुई, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संबोधित किया जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो है बीते करीब 1 साल में क्षेत्र में राजस्थान ने जो प्रगति हासिल की है वो देश के ऊर्जा परिदृश्य में आ रहे बदलाव का उल्लेखनीय उदाहरण है। प्रदेश में बिजली वितरण के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों को लेकर जो डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है उसको लेकर आयोजित इस कार्यशाला में उन्होंने कहा कि 33/11 सब स्टेशन से जुड़े क्षेत्र में पीएम कुसुम योजना के जरिए विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अनूपगढ़ के स्थानीय पुलिस थाने में संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र में थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगीर ने सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े के तहत जो है सुरक्षा सखियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा सखियों को महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी और उसका अधिक से अधिक वार्डों और गांवों में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने बालिकाओं के संबंध में जानकारी देते हुए गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि स्नेह और देखभाल के साथ साथ किया गया टच यानी कि गुड टच होता है और परंतु किसी के छूने से अगर बालिका असहज महसूस करती है तो बैड टच में आता है। 16 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले इस संवाद पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा और सशक्तिकरण की जागरूकता, आत्मबल, आत्म सुरक्षा, महिला अपराधों पर अंकुश लगाना है। तो गुड टच और बैड टच के बारे में जो है इसके माध्यम से यहां पर जानकारी साझा की गई है, जिससे कि महिलाओं को, बच्चियों को आत्मरक्षित बनाया जा सके और सशक्तिकरण की दिशा में उनको आगे बढ़ाया जा सके। उसको लेकर जो है कहीं न कहीं महिलाओं और बालिकाओं को ये जानकारी साझा की गई है सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े के माध्यम से, जहां पर बताया गया कि किस तरीके से गुड टच और बैड टच की इंटेंशन से किया गया कोई भी स्पर्श जो है वो किस श्रेणी में आता है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने इस
सखी सुरक्षा संवाद के माध्यम से पखवाड़े के तहत जो है ये सुरक्षा सखियों ने संवाद किया है। उनको बताया है कि किस तरीके से समाज में गुड टच बैड टच की परिभाषा होती है और उसके माध्यम से कहीं न कहीं सशक्तिकरण के लिए जो जागरूकता है, आत्मबल है, आत्म सुरक्षा है, महिलाओं को अपराधों पर अंकुश लगाने में कितनी कारगर साबित होगी। अभी पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा चल रहा है। इसमें जो हमारे थाना क्षेत्र की जो सुरक्षा सखियां हैं उन सबको बुला के आज मीटिंग ली गई है और मीटिंग में उनको महिला संबंधी जो कानून है और महिलाओं के अधिकार है इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। ये सुरक्षा सखी यहाँ पर रहने वाली हर बालिका, हर महिला को उसके अधिकारों व महिला संबंधी कानून की जानकारी देंगी ताकि कोई भी महिला या बालिका को अपने अधिकारों के बाद में अनभिज्ञता नहीं हो, उसे अपने अधिकारों की पूरी जानकारी और जागरूकता हो। उधर राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के आलोक में जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित विजयदान देथा साहित्य उत्सव का शनिवार को दूसरा दिन रहा। प्रभातकालीन संगीत सभा के साथ दिन की शुरुआत हुई और साहित्यिक संतरों में राजस्थानी भाषा के इतिहास, साहित्य और महिला साहित्यकारों की भूमिका पर चर्चा की गई। साथ ही इसके अलावा साहित्यकारों ने राजस्थानी भाषा के सम्मान पर बात की है। लोक वार्ता में राजस्थान के ऐतिहासिक योगदान पर बात हुई। आखिर में कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध राजस्थानी कवियों ने काव्य पाठ भी किया। अखिल भारतीय कांग्रेस ओबीसी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मध्य प्रदेश प्रभारी राजेंद्र सेन ने ओबीसी समुदाय के लिए जनसंख्या के अनुपात के आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग की है। सेन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के माध्यम से जो है 10% आरक्षण को संविधान के खिलाफ नहीं माना है और जिससे यह साबित होता है कि आरक्षण की सीमा में बदलाव संभव है। उन्होंने सुझाव दिया कि उन राज्यों में जहां पर ओबीसी समुदाय की जनसंख्या 55% से अधिक है वहां केंद्र सरकार के समान 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। उनका मानना है कि जब सभी राज्यों में जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो चुकी है तो ओबीसी समुदाय की भी जो है एससी और एसटी की तरह जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कोटा दिया जाना चाहिए। यह कदम समाज में समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिन प्रदेशों में 55% ओबीसी समुदाय के लोग निवास करते हैं उन राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र के बराबर 27% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए ताकि ओबीसी वर्ग के लोगों को रोजगार मिल सके, उनका उत्थान हो सके और अंतिम छोर पे बैठा ओबीसी का व्यक्ति को लाभ मिल सके। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के गेट के सामने जो है छात्रों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की और छात्र पंकज चौधरी ने बताया कि पिछले 8 महीनों से छात्रों की मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अनेक विषयों की फैकल्टी रेगुलर नहीं है, कमरे जर्जर अवस्था में हैं, कमरों की छतें टूटी हुई हैं, 8 महीनों से कैंटीन बंद पड़ी है, राजस्थानी विषय के टीचर नहीं है और साथ ही आपको बता दें कि माइग्रेशन की फीस 150 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी गई है। सड़कों की मरम्मत करवाने जैसी 14 से 15 मांगे हैं जिनको लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। से संबंधित कुछ मांगों को लेकर हम छात्रों के सहयोग के साथ ये जो विरोध प्रदर्शन करें, इसमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जो स्कूल ऑफ लॉ है उसमें परमानेंट फैकल्टी की नियुक्ति की जाए, क्योंकि काफी समय से यहाँ पर कोई भी परमानेंट फैकल्टी के रूप में टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि ये जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके अलावा राजस्थानी विभाग को स्थायी किया जाए और जो यूनिवर्सिटी में जो सड़कें वो क्षतिग्रस्त है उनकी मरम्मत की जाए। इसके साथ साथ माइग्रेशन फीस से संबंधित और जो विश्वविद्यालय के जो विभाग है उनमें पानी की सुविधा नहीं है उनको भी सुचारू रूप से ठीक किया जाए और बाथरूम की जो हालात खराब हुई पड़ी है उनको भी ठीक किया जाए। ऐसी कुछ 13-14 मांगे हैं जिनको लेकर हम आज वीसी सर को एक मांग पत्र सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इन समस्याओं की और जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए जिससे संपूर्ण छात्र शक्ति को राहत मिल सके। आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर सभी मेरे जो साथी हैं, भवानी सिंह जी तंवर हैं, राजेश जी गोदारा जी, अभिमन्यु जाखड़ जी हैं, हम सब ने क्या एक राय हो कि जो पिछले विश्वविद्यालय में पिछले 8 महीने से जो मांगे हैं वो अटकी पड़ी है, विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। 8 महीने से
यहाँ विश्वविद्यालय की कैंटीन बंद पड़ी है, विश्वविद्यालय के जो कमरे हैं वो जर्जर हुए पड़े हैं। आज राजस्थान का इतना बड़ा, प्रदेश का इतना बड़ा विश्वविद्यालय है जिसके अंदर राजस्थानी विभाग भी परमानेंट नहीं है, वो भी एक एसएफएस के तौर पर चलाया जा रहा है। अभी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जिस तस्वीरों के अंदर विश्वविद्यालय की जो हालत है, ऊपर से छतें गिरने की नौबत आ चुकी है। इस बड़े विश्वविद्यालय के अंदर अगर ये हालत है तो इस प्रदेश के संभाग के जितने भी कॉलेज इस विश्वविद्यालय के नीचे आएंगे उनकी क्या हालत होगी? कम से कम जो 2-3 डिपार्टमेंट है उनकी तो पूरी स्थिति एकदम खराब है। जो टीचर्स हैं वो परमानेंट नहीं है। आज 6 साल से विधि विभाग यहाँ संचालित किया जा रहा है, उसके अंदर एक परमानेंट फैकल्टी ना। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पर स्थानीय राजकीय उपजिला चिकित्सालय के जनरल सर्जन डॉक्टर जयपाल छिम्मा की बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं का लाभ मरीजों को निरंतर मिल रहा है। डॉक्टर जयपाल ने अपनी टीम के सहयोग से गांव बरवाली निवासी 48 वर्षीय महिला विमला देवी की गर्भाशय से 11 किलो वजनी रसौली निकालकर मरीज को राहत पहुंचाई है। वहीं मरीज को खून की कमी के चलते पहले उसे 3 यूनिट रक्त चढ़ाया गया और फिर ऑपरेशन कर 11 किलो वजन से अधिक की रसौली को करीब 1-1.5 घंटे में निकाला गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन के बाद जो है विमला देवी स्वस्थ हैं। उनके परिजन खुश होकर डॉक्टर जयपाल छिम्मा का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं ऑपरेशन के दौरान उनकी टीम ने जो है डॉक्टर मेघना नैन, राकेश तालनिया, कमल भतेरी शामिल रहे और विदित रहे। इससे पूर्व भी डॉक्टर जयपाल छिम्मा ने अपनी टीम के सहयोग से अनेक जटिल से जटिल ऑपरेशन कर मरीजों को राहत पहुंचाई है। जी छिपा, उनके पास मेरी रिश्तेदार थी, उनका भी जो बच्चेदानी वाला ऑपरेशन हुआ, उनके 11 किलो के लगभग वजन की एक रसौली निकली है और बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेस हुआ है और बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने भी हेल्प की है। सारे स्टाफ ने बढ़िया तरीके से नागरिक अस्पताल में ये ऑपरेट हुआ है और बहुत बढ़िया कोऑपरेट किया है सारे स्टाफ ने। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये विमला नाम से मरीज है, ये बरवाली का रहने वाला था। ये मरीज काफी लंबे समय से इधर उधर घूम रहा था, बादरा भी जाके आया था। ये नौहर में भी 1-2 जगह दिखाया था इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में, और चूरू भी गए अपनी रिश्तेदारी के थ्रू, और फिर घूमते घामते मेरे पास पहुंचे थे। और किसी ने बताया कि यहाँ नौहर में सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में ऑपरेशन हो जाएगा आपका। इस आधार पे मेरे पास आए थे। मैंने फिर इनकी जांच करवा के देखा तो इनमें खून की कमी थी। मैंने खून की व्यवस्था करवा के 3 यूनिट की खून चढ़ाया था पहले, और मरीज आज सुबह खून की पूर्ति होने की वजह से फिट था। बाकी सारी जांचें चेक करवाने के बाद मैंने शिष्य वालों से फिर आज हमने इसके लिए बड़ा ऑपरेशन किया था। ये लगभग 11 किलो के आसपास की गांठ निकली थी, तो काफी लंबे समय से इसको परेशानी कर रही थी। 6 महीने से परेशान थी महिला, और बढ़िया अच्छे से ऑपरेशन हो गया मेरे। सर, काफी बड़ी रसौली का सफल ऑपरेशन किया है, तो इतने ऑपरेशन में कितना समय लगा होगा? लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा था मेरे। 1.5 घंटे में ऑपरेशन आराम से हो गया। सर, आप मरीज पूर्णतः स्वस्थ है? बिल्कुल, मरीज पूर्णतः स्वस्थ है। अब मरीज को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के लिए हमने आईसीयू में रखा है इलाज के लिए, बाकी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। उधर टोंक के सुभाष बाजार स्थित राधे ज्वेलर्स पर चोरी का माल खरीदने का आरोप लगाते हुए मकराना पुलिस एक शोर को लेकर पहुंच गई, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारियों ने मामला झूठा बताते हुए रोष जताया है और व्यापारी इकट्ठा होकर एसपी ऑफिस पहुंचे। आपको बता दें कि एसपी ऑफिस पहुंचने के बाद उनका आरोप था कि मकराना पुलिस टीम जांच के नाम पर अवैध वसूली करने की जो पहुंची थी, और आपको बता दें कि व्यापारियों ने टोंक पुलिस से सही जांच करने की मांग की है, जिसको लेकर सीओ राजेश विद्यार्थी ने व्यापारियों को जो है उचित अनुसंधान करने का आश्वासन दिया। पुलिस यहाँ पर टोंक में आई है। उन्होंने राधे ज्वेलर्स नाम का एक प्रतिष्ठान है जो कि अपने सुभाष बाजार के अंदर स्थित है, वहां पर आके उन्होंने किसी हमारे एक व्यापारी को आइडेंटिफाई करना बताया। तो इस सूचना पर हम लोग वहां कोतवाली में पहुंचे। वहां जाके पता पड़ा कि साहब एक मोगिया है जो कि मालपुरा का रहने वाला है, उसने आइडेंटिफाई किया है कि हमारे जो राधे ज्वेलर्स वाले व्यापारी हैं उन्होंने यहाँ पर उसे माल खरीदा है। तो इस संबंध में हम सारे व्यापारी इकट्ठे होकर वहां पर पहुंचे। हमारे द्वारा इस संबंध में एसपी साहब को सूचना दी गई। दूसरा, इसके अंदर ये जो मकराना पुलिस है या फिर जो नागौर की पुलिस है, उसकी जो भूमिका है वो इससे संदिग्ध पाई जाती है, क्योंकि यही एक मोगिया ये मोगिया पहले पर्वतसर में 3 मामलों में यहाँ टोंक आ चुका, पर्वतसरा खत्म हुआ, मकराना में यहाँ पर आ चुका। वही आदमी आता है, अलग अलग लोगों को आइडेंटिफाई करता है कि मैं कभी बोलता है मैंने इस दुकान में बेचा, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करने चली जाती है। फिर वो मामला निमटता है, दूसरे केस में दूसरे व्यापारी के पास चल जाता है,
फिर उसी केस में तीसरा प्रवेश चल जाता है। तो ऐसे इसलिए यहाँ हमें एक शंका है कि ये मामला संदिग्ध है और कहीं ना कहीं नागौर पुलिस की जो भूमिका है वो इस मामले में कहीं ना कहीं संदिग्ध है। अब पुलिस ऐसी जानकारी में आया है कि मकराना पुलिस की कोई टीम जो है एक चोर को लेके यहाँ अनुसंधान के लिए आई थी और मार्केट में किसी व्यापारी के यहाँ कोई चोरी का माल देने का ऐसा प्रकरण था, जिसमें व्यापारियों ने का एतराज था कि हमें माल नहीं दिया है। इस बात को लेके ये मतलब उनको विरोध स्वरूप जो है वो यहाँ इकट्ठे हुए थे। इनसे बातचीत हो गई है और इन्होंने कहा कि अनुसंधान सही तरीके से कराया जाए और इनको आश्वासन दिया अनुसंधान सही तरीके से होगा और ये आश्वस्त हो चुके हैं। सर, यहाँ गंभीर आरोप भी लगा है, मोगिया को लेकर आती है कि पैसा वसूली करती है, इस तरह की। नहीं, इस तरह का हमें कोई आरोप नहीं लगा। उधर बारां जिले की थाना मांगरो पुलिस ने 2 महीने पहले रॉयल्टी ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 21 जनवरी को जो है महावीर वेरवा ने थाना मांगरोल में एक रिपोर्ट दी थी कि वो बजरी ठेकेदार प्रमोद मीणा के पास जो है मुनीम का काम करता है। शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच में ऑफिस में कुछ लोग घुस गए और मारपीट करके गाली गलौज करने लगे। वहीं घटना की गंभीरता से लेते हुए एसपी चौधरी ने वृत्ताधिकारी अंता शिवजी लाल के सुपरविजन और एसएचओ महेंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने सूचना और तकनीकी मदद से वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने शुक्रवार को महवा उपखंड क्षेत्र का दौरा कर कई राजकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया है। उन्होंने महवा उपखंड अधिकारी कार्यालय, बालाहेड़ी उप तहसील कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और पीएम आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को ई-फाइल प्रक्रिया को 100% जो है लागू करने और राजस्व संबंधित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बालाहेड़ी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करते हुए उन्होंने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं पीएम आवास योजना के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ में समय पर पूरा करने के लिए आवश्यकता जताई है। उन्होंने महवा और मंडावर पंचायत समितियों के ग्राम पंचायत परिसीमन प्रस्तावों और नए राजस्व गांवों के प्रस्तावों पर भी चर्चा की है और इस दौरान उपखंड अधिकारी मनीषा कुमारी मीणा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया और बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कानाराम ने की है, जिसमें कई विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बैठक में बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शिक्षा और पुलिस विभाग के समन्वय से ब्लॉक स्तर पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, ग्राम पंचायत स्तर पर बेटी जन्मोत्सव मनाने और एकल बालिका योजना के तहत माताओं को प्रोत्साहित करने पर चर्चा की गई है। बालिका विद्यालयों में ट्रैफिक नियम, नवीन कानून व्यवस्था और आत्मरक्षा कैंप आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया और इसके अलावा शिक्षा और खेलकूद में उत्कृष्ट बालिकाओं को सम्मानित करने के लिए कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम की पहल की गई है। रोदावल थाना क्षेत्र के गांव नयावास ब्रह्मावाद में आयोजित शीतला माता मेले का उद्घाटन बयाना पंचायत समिति के प्रधान मुकेश कोहली ने फीता काटकर किया है। इस अवसर पर गुर्जर नेता भूरा भगत, दीवान शेरगढ़, विष्णु गुर्जर, राजेंद्र पाराशर सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। इस वर्ष मेले में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेले की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस टीम सक्रिय रूप से ऐसे गिरोहों पर नजर रखेगी जो मेले में असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। वहीं उद्घाटन के लेकर जो है प्रधान मुकेश कोहली ने ग्राम पंचायत ब्रह्मावाद विकास के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मेन चीज जो मेले का आयोजन होता है, हम चाहते हैं लोग दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, उनमें आपसी सामंजस्य प्यार प्रेम इसलिए बढ़ता है। मैं सरपंच साहब का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस मेले के जो नए तरीके से जो रोड बनवाया है, ये आम जन में बहुत अच्छी सुविधा के लिए है।
अभी मुझे लगता है अभी उद्घाटन होगा, चित्ला पुल का वहाँ पर उद्घाटन में हमारे सरपंच साहब ने मुख्य अतिथि के रूप में मेरे को सम्मानित किया है। दूसरा निवेदन प्रशासन का भी मैं इतना धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने जगह जगह CCTV कैमरे लगाए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।